अस्सलामुअलैकुम बच्चों। अ, क्या हाल है? आई होप ठीक होंगे बेटा। दिस इज डॉक्टर मोहम्मद माज, योर बायोलॉजी कंसल्टेंट। और बच्चों, हम एक्चुअली क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम अगर बात करते हैं तो हम एज यू नो हम लोग फेडरल बोर्ड और जो नेशनल बुक बोर्ड है उसको, एंड साथ साथ हमारे पास दूसरा जो साथ हुआ करता है, हम पंजाब बोर्ड की बुक्स को डिस्कस कर रहे हैं। और उनके अंदर वो तमाम पॉइंट्स जो कि हमारे पास सिंध बोर्ड के अंदर नहीं मिलते हमें। यूजुअली ये सिंध बोर्ड के टेक्स्ट के अंदर हमें ज़्यादा डिटेल नहीं मिलती जिनकी। सो हम कोशिश कर रहे हैं उन पॉइंट्स को हम डिस्कस करें और आप लोगों के साथ अलाइन करें और कोशिश करें कि आप लोगों को वो समझ में आ सके। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आज का जो अभी का टॉपिक है हमारे पास, वो फॉर एग्जांपल हमारे पास है डी सेल। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता है यूजुअली, हम काम करते हैं। और हमारे पास ये क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर टॉपिक है, तो यस हम इसको आमतौर पे क्या बोला करते हैं, दिस इज द टॉपिक जो हमारे पास मेंशनेबल होता है। और हम मेंशन करते हैं इसको, यस ये टॉपिक होगा हमारे पास डी सेल का टॉपिक, ठीक है। और इस डी सेल के टॉपिक को हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह अभी की क्लास के अंदर बहुत डिटेल में देखेंगे और कवर करेंगे, कोशिश करेंगे हमारे पास एक एक पार्ट को देखा जाए। हमारे पास सेल के टॉपिक है। आइए, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक एज यूजुअल। जैसे हम स्टार्ट करते हैं उसको, और हम जैसे कवर कर रहे होते हैं तो हमारे पास हम कोशिश करते हैं उसको उसी तरीके से कवर करें। आइए, सबसे पहले अगेन तरीका सबसे पहले सेम रहेगा हमारे पास। हम बात करेंगे सबसे पहले हम किसको देखेंगे, हम देखेंगे स्पेसिफिकली हमारे पास सिलेबस को, जो हमारे पास कंडेंस सिलेबस है। वो हमें कहता है कि बेसिकली हमने क्या कवर करना है, हमने सेल वॉल कवर करनी है, हमने साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल्स को कवर करना है बहुत प्रॉपर्ली, ठीक है। इसके अलावा हमने बेसिकली इसके अंदर साइटोप्लाज्मिक और सेल ऑर्गेनेल्स में न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, गोल्गी बॉडीज, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एक साथ जो भी एक इसको देखना है हमने। लाइसोसोम्स है, प्लास्टिड्स है, हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, इनको देखना है। और नेक्स्ट में हमने बेसिकली क्या करना है, नेक्स्ट में हमने बेसिकली कोशिश करनी है कि हम वैक्यूल को देखें, वैक्यूल के साथ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक डिफरेंसेस को देखें, और फ्लूइड एंड मोजाइक मॉडल सेल मेम्ब्रेन के प्लान, ठीक है। इसके अंदर कहीं पे बहुत अजीब सी बात है, कहीं पे भी न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है। न्यूक्लियस का टॉपिक नहीं है, तो बहुत ही मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था जब मैंने ये कंडेंस सिलेबस देखा कि न्यूक्लियस जैसा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। असल में आई डोंट नो कि उन्होंने किस तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश की और क्या चाह रहे हैं वो आपसे, बट या न्यूक्लियस नहीं है। सो हम सबसे पहले अगेन स्टार्ट करेंगे आपके पास जिस तरीके से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेलुलर फंक्शंस को देखेंगे, सेलुलर मैकेनिज्म्स को देखेंगे। दो तरह के सेल्स होंगे, एनिमल और प्लांट सेल्स। अब देखो, बहुत बेसिक डिफरेंशिएशन तो तुम्हें माशाल्लाह से पता ही है। तुम देख रहे हो, दोनों दोनों सेल्स को देखोगे, दोनों सेल्स के अंदर तुम्हें बिल्कुल ही अगर देखें तो अलग अलग स्ट्रक्चर दिखेंगे। यहाँ प्लास्टिड दिख रहे होंगे, ठीक है। तुम्हें यहाँ पे बेसिकली क्या दिख रहे होंगे, तुम्हें यहाँ पे बहुत प्रॉपर्टी अगर हम देखते हैं तो आमतौर पे तुम्हें यहाँ पे क्या मिला होगा, यहाँ पे तुम्हें हम बात करते हैं लाइसोसोम्स मिल रहे होंगे, ठीक। पेरोक्सिसोम्स यहाँ पे भी होते हैं, पेरोक्सिसोम्स यहाँ पे भी होते हैं। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन ये रहती है कि भाई पेरोक्सिसोम्स का चक्कर क्या है। पेरोक्सिसोम्स दोनों जगह मिलते हैं हमें, रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों जगह मिला करती है, ठीक है। यहाँ पे हमें सेंट्रल वैक्यूल मिलता है, यहाँ पे हमारे पास सेंट्रल वैक्यूल एब्सेंट होता है। यहाँ हमारे पास सेल वॉल मौजूद होती है, यहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट होती है। यहाँ हमारे पास हम बात किया करते हैं, हमारे पास साइटोस्केलेटन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, यहाँ पे साइटोस्केलेटन में डिफरेंस आता है, ठीक है। बाकी गोल्गी एपरेटस हमारे पास डिक्टायोसोम्स जो होते हैं वो दोनों जगह पे मौजूद होते हैं। और बाकी बेसिक आपने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी पढ़ा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास दोनों जगह होते हैं। फ्लाजेला मौजूद हो सकता है बिल्कुल हमारे पास, हम बात करते हैं एनिमल सेल में मौजूद हो सकता है, प्लांट सेल में यूजुअली फ्लाजेला मौजूद नहीं होता है, एब्सेंट होता है, ठीक। सो ये बेसिक हमारे पास स्ट्रक्चर है। अच्छा, आमतौर पे माइक्रोस्कोपी पढ़ाई हुई है इसके बाद के पेज के ऊपर, जो कि हमारे पास कंडेंस सिलेबस में नहीं है। सो माइक्रोमेट्री, माइक्रोस्कोपी ये हमारे पास पार्ट नहीं है, तो हम इसको नहीं डिस्कस करेंगे। हम बेसिक हम सबसे पहले किसको डिस्कस करेंगे, जैसे हमारे पास दिया हुआ है सेल वॉल है, सबसे पहले सेल वॉल को डिस्कस करेंगे, एंड देन फिर हम कोशिश करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस करें, और फिर उसके बाद बाकी सारे ऑर्गेनल्स को हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्ली, ठीक है। आ जाइए, चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। हमारे पास जब भी हम बात करते हैं बेटा सेल वॉल की, तो आमतौर पे हम बोला करते हैं सेल वॉल हमारे पास कहाँ पे हुआ करती है। हम जनरली बात करते हैं जो सेल वॉल हुआ करती है वो हमारे पास यूजुअली हम बात करते हैं कि हमारे पास सेल वॉल तमाम एनिमल्स में होती है। ये आप सारे अच्छे से पढ़ चुके होंगे कि सेल वॉल कहाँ कहाँ पे होती है, किस किस में कैसे कैसे मौजूद होती है। पंजा में होती है, प्रोकैरियोट्स में हुआ करती है, ठीक है। पंजा के अंदर काइटिन से बनी हुई होती है, प्रोकैरियोट्स के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी हुई होती है, ठीक। प्लांट के अंदर यूजुअली सेलुलोज से होती है।
ये सारी बेसिक चीजें आपके पास ऑर्गेनाइज होंगी। प्राइमरी लेयर, प्राइमरी लैमेला, मिडिल लैमेला, और हमारे पास हम बात करते हैं सेकंड, हम बात करते हैं प्राइमरी लेयर, ठीक है, आमतौर पे बोला करते हैं हम प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और मिडिल लैमेला। ये तीन वॉल्स होती हैं हमारे पास सेल वॉल की, आप लोग बहुत प्रॉपर्ली देख चुके होंगे सिम्बोर्ड की बुक के अंदर। अच्छा देखो, यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ सेलुलोज को देखें तो हमारे पास सेलुलोज की जो अरेंजमेंट होती है वो क्रेस क्रॉस अरेंजमेंट होती है। यूजुअली आमतौर पे ये सिम्बोर्ड के अंदर नहीं पढ़ाया जाता, तो हम मेंशन करते हैं यहाँ पे हमारे पास ये स्क्रॉल जो हमारे पास अरेंजमेंट मिलेगी वो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट मिलेगी, और वो किसकी होगी, सेलुलोज की होगी। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं पैक्टिन के बारे में, यहाँ पे बताया हुआ है पैक्टिन, हम वो देखते हैं तो पैक्टिन एक पॉलीमर है जो कि अराउंड अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 200 गैलेटोरॉनिक एसिड मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं, ठीक है। तो ये गैलेटोरॉनिक एसिड मॉलिक्यूल होता है जो कि आमतौर पे क्या हुआ करता है हमारे पास उससे बने हुए होते हैं, और मेजॉरिटी जो होते हैं आमतौर पे ये क्या हुआ करते हैं, मिथाइलेटेड होते हैं। मिथाइलेटेड का मतलब होता है इनके अंदर जो कार्बोक्साइल ग्रुप्स होंगे आमतौर पे मिथाइलेटेड होंगे। नेचर कैसी होती है, थोड़ी सी हाइड्रोफिलिक हुआ करती है, तो यूजुअली सॉल्युबल होते हैं लेकिन हॉट वाटर के अंदर, ठीक है। सो ये मेजर कंपोनेंट होता है अगर हम बात करते हैं किसका, मिडिल लामेला का, ठीक है, जो आउटर लेयर होती है। और साथ साथ हमारे पास कुछ हद तक ये प्राइमरी वॉल में भी मौजूद होते हैं। सो हम बात करते हैं प्राइमरी सेल वॉल है, दैट इज अ न्यूली ग्रोइंग सेल वॉल। सबसे पहले हमारे पास प्राइमरी वॉल ही डेवलप होगी, ठीक है, और वो हमारे पास कहाँ होती है, इनर टू मिडिल लामेला और आउटर टू सेकेंडरी वॉल, ठीक है। यूजुअली हमारे पास क्या होगा, माइक्रोफाइबर्स होते हैं। माइक्रोफाइबर्स हमारे पास सेलुलोज चेन्स होती हैं जो कि अप्रोक्सीमेटली हम बात करते हैं 80 सेलुलोज मॉलिक्यूल से बनती हैं। और उसके अंदर हम देखा करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे बेसिकली हमारे पास क्या होंगे, माइक्रोफिब्रिल्स होंगे। और माइक्रोफिब्रिल्स के बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास बेसिकली हम बात करते हैं कि हमारे पास क्या हुआ करता है, हमारे पास कुछ इस तरीके से मिलेगा। ये सबसे पहले हमारे पास प्राइमरी वॉल मिलेगी, प्राइमरी वॉल के बाद सेकेंडरी वॉल मिलेगी, इनर साइड पे ये सेल मेम्ब्रेन होगी हमारे पास, ठीक है। और बीच में हमें इन दोनों के क्या मिलेगी, मिडिल लामेला मिलेगी। साथ साथ हेमीसेलुलोज पैक्टिन सब्सटेंसेस होते हैं। पैक्टिन सब्सटेंसेस के बारे में आपको बताया, सेलुलोज के बारे में आपको बताया, ठीक है, अराउंड तकरीबन हमारे पास। तो हम इन चीजों की बात करते हैं, और हमारे पास हम बात क्या करते हैं, या सेल वॉल हमारे पास जो हुआ करती है, प्लांट की सेल वॉल जो होती है उसके अंदर हमारे पास ये अगर हम देखें प्लांट की सेल वॉल, तो इसके अंदर यहाँ पे आउटर मिडिल लामेला हो रही है, ये हमारे पास हम यूजुअली सेकेंडरी वॉल की बात करते हैं, और ये हमारे पास प्राइमरी वॉल, ठीक है। तो प्राइमरी वॉल हमारे पास बेसिकली अगर हम देखते हैं, प्राइमरी वॉल के बाहर हमारे पास क्या होगी, मिडिल लामेला होगी, दो सेल्स के दरमियान होती है। ये हम बहुत अच्छे से देखते हैं, लेकिन क्योंकि ये डायग्राम बहुत स्पॉटेड डायग्राम है, आमतौर पे नम्स के पेपर्स में भी आती है, तो मैंने इसलिए स्पेसिफिकली आपको यहाँ पे दिखा दिया कि हमारे पास कैसे ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है। बाकी हमारे पास ये है कि सेकेंडरी वॉल के बारे में भी आप काफी सारी चीजें पढ़ चुके हैं अपने पास, ठीक है, क्योंकि हमारे पास आमतौर पे किस किस में होती है। ये यूजुअली स्क्लेरन कायमल सेल्स में ये वाला टॉपिक अब रिड्यूस कर दिया गया है, कंडेंस सिलेबस में नहीं है, वरना आप सपोर्ट प्लांट पढ़ते तो उसके अंदर आप लाजमी इन सारी चीजों को जरूर पढ़ते। तो उसके अंदर हमारे पास पढ़ाया जाता है आमतौर पर, ये हमारे पास स्क्लेरन कायमल सेल्स में होती है, ठीक है। और आमतौर पे क्या हुआ कहते हैं, स्क्लेरन कायमल सेल्स जनरली हमारे पास कैसे होते हैं, डेड होते हैं और प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट। तो ये हमारे पास सेकेंडरी वॉल जो होगी ये ज्यादा थिक होती है स्क्लेरन कायमल सेल्स में। जैसे जैसे सेल थिक होता चला जाएगा, सेल की वॉल थिक होती चली जाएगी, हमारे पास स्क्लेरन कायमल सेल्स क्या होते हैं, हम जनरली बात करते हैं सेकेंडरी वॉल हमारे पास क्या होती रहती है, थिक होती रहती है। सही है बेटा। फिर हम आम तौर पे बात करते हैं, हमारे पास थिक रिजिड भी है हमारे पास, जनरली हम बात करते हैं सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, लिग्निन, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, वैक्सेस, सारी चीजें मौजूद है। और हम आमतौर पे बात क्या करते हैं, हमारे पास ये बेसिक बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम पढ़ चुके होते हैं, ठीक है, सिम्बोर्ड के अंदर वही सारी चीजें हमारे पास। हाँ, ये हम बात करते हैं, ठीक है, गैलेक्टोरियोनिक एसिड हमने बात कर दी, इसके अंदर आमतौर पर हाइड्रोफिलिक होता है, और कैल्शियम और मैग्नीशियम आमतौर पे ये मिलकर बेसिकली क्या करते हैं, इनसॉल्युबल जेल्स बनाते हैं, ठीक है। सो हम बोला करते हैं मेजर कंपोनेंट ऑफ मिडिल लामेला जो हुआ करता है, ठीक है, बट ऑल्सो और प्राइमरी सेल वॉल का मेजर कंपोनेंट जो होता है वो हमारे पास जेल होता है, ठीक है। एज यूजुअल जो हम पहले भी पढ़ के आए थे उसको हमने फर्दर आगे देख लिया। इसके बाद अगर हम देखें तो ये सेल वॉल के बारे में बात हो गई, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखो 60 to 80% हमारे पास क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, और 20 to 40% लिपिड्स होते हैं। दैट्स द फर्स्ट पॉइंट जो कि आपने याद रखना है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास हम देखते हैं कि हमारे पास ये क्योंकि हर किसी के अंदर होती है, प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, जो आप नाम देना चाहें इसको, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या हुआ करता है, हम बोला करते हैं फ्लूइड एंड मोजाइक मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये हमारे पास वो मेम्ब्रेन है जिसके अंदर हम आमतौर पे बात करते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 60 to 80% हमें लिपिड दिखते हैं, और 20 to 40% हमारे पास क्या मिला करते हैं, प्रोटीन मिला करते हैं, और कुछ अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स भी हुआ करते हैं, बिल्कुल हुआ करते हैं, यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। अब
फ्लूइड एंड मोजाइक मॉडल आप लोगों को पता है क्यों कहा जाता है, बिकॉज वी हैव मल्टीपल प्रोटीन्स और वो इम्बीड हुए हुए होते हैं किसके अंदर, पूरी की पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास इम्बीड हुए होते हैं, प्रॉपर्ली इम्बीड हुए होते हैं। जनरली अगर हम बात करते हैं तो आमतौर पर ये इसी वजह से होता है, हम ओवरऑल देख रहे होते हैं, अगर हम देखें तो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, आइसबर्ग्स लाइक आइसबर्ग्स इन द सी, यू नो, one of the most important thing is membrane is about 7 nanometer thick. That's the line you should know. आपको पता होना चाहिए कि 7 नैनोमीटर थिक हमारे पास क्या हुआ करती है, मेम्ब्रेन होती है। ये जो मेम्ब्रेन होती है हमारे पास तकरीबन 7 नैनोमीटर के करीब करीब हमें थिक दिखेगी। इसके अलावा अगर हम देखें इसके अंदर तो बेसिकली बाकी वही चीजें हैं कि हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स के अंदर हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक एंड्स होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज asymmetrical, या देयर्स टू सरफेस एंड हाफ्स आर नॉट आइडेंटिकल। ये बेसिकली हमारे पास सरफेस ना तो सिमिलर होती है ना तो आइडेंटिकल होती है। तो हम ये मेंशन जरूर करते हैं कि हमारे पास क्या हुआ करती है, एसिमेट्रिकल हुआ करती है, और हम यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं या हमारे पास बेसिकली हमारे पास क्या रहेगी, एसिमेट्रिकल रहेगी थ्रू आउट द पार्ट, हम देखते हैं। अच्छा, फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन बेसिकली डिपेंड करती है लिपिड कंपोनेंट्स के ऊपर, फास्फोलिपिड्स के ऊपर, ग्लाइकोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल के ऊपर। जितने ज्यादा लिपिड कंपोनेंट्स होंगे बेटा, ठीक है, जिसमें चाहे आपके पास फास्फोलिपिड्स हो, ग्लाइकोलिपिड्स हो या कोलेस्ट्रॉल्स हो, जितने ज्यादा लिपिड कंपोनेंट्स होंगे उतना ज्यादा हमारे पास क्या होगा, ये फ्लूइड स्ट्रक्चर होगा, यानी फ्लूइडिटी उतनी ज्यादा इसके अंदर मौजूद होगी। सो हमें सबसे पहले मेंशन करना पड़ता है यार फ्लूइडिटी हमारे पास किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी। हमारे पास डिपेंड करेगी एक ही चीज के ऊपर, वो क्या, किस चीज के ऊपर कि हमारे पास कितना ज्यादा कोई भी मेम्ब्रेन जो है वो प्रॉपर्ली मूव कर सकती है या फ्लूइड है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स हो गए, ग्लाइकोलिपिड्स हो गए, आमतौर पे हम बोला करते हैं हमारे पास यूजुअली हम बात करते हैं इनके अंदर, अगर हम थोड़ा सा और स्पेसिफाई करना चाहूंगा तो मैं ये जरूर बोलूंगा कि आमतौर पे जो फंक्शंस हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, ठीक है, उनके अंदर आप लोग पढ़ चुके होते हो कि बेसिकली किस तरीके से हमारे पास अलाउ करते हैं मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्टेशन, कोलेस्ट्रॉल के लिए कैसे हुआ करते हैं, पोलर आइंस नॉन पोलर आइंस के लिए क्या हुआ करते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स क्या किस तरीके से रोल प्ले करते हैं, या आप सिन बोर्ड की बुक के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। चैनल और कैरियर प्रोटीन्स क्या हुआ करते हैं, कैरियर प्रोटीन्स कैसी मूवमेंट कर रहे होते हैं, या हम जनरली सिन बोर्ड की बुक के अंदर अच्छे से पढ़ रहे होते हैं। एंजाइम्स होते हैं बहुत सारे, या एडिनाइलेट साइक्लेट, सॉरी, ये हमारे पास एंजाइम होता है जो कि कन्वर्ट करता है एडीपी को, एटीपी को साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के अंदर। ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है, जनरली टॉपिक वाइज आप जब पढ़े होते हैं तो आपने सिप बोर्ड के टॉपिक के अंदर पढ़ा होगा, एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर, मतलब हम बात कर रहे हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन की, और हार्मोन्स के अंदर इसको पढ़ा होगा। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो या हमारे पास और क्या हुआ करते हैं, रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। रिसेप्टर्स होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक शेप मेंटेन करते हैं, स्पेसिफिक हमारे पास चीजों के लिए हुआ करते हैं, ठीक है, ताकि स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज दें। और हार्मोन्स के लिए हैं, ठीक है, स्पेसिफिक टारगेटेड सेल्स, हमारे पास बहुत सारी चीजें आती हैं जो कि बाइंड होती हैं, ठीक है, बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं वो बाइंड हुआ करते हैं, रिसेप्टर्स के साथ बहुत सारी बेसिक बेसिक हमारे पास मार्कर्स बाइंड हुआ करते हैं, उन सब के लिए हुआ। फिर आमतौर पे हम बात क्या करते हैं, या यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, एंजाइम रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स के साथ एंटीजेंस, या हमारे पास क्या हुआ करते हैं, प्रोटीन्स और एंटीजेंस भी आमतौर पे मौजूद हुआ करती हैं। और वो क्या करती हैं, वो अलाउ करती हैं कि सेल रिकग्नाइज कर सके बेसिकली अदर सेल्स को और फॉरेन एंटीजेंस को। बेसिकली जो ह्यूमन इम्यून सिस्टम के अंदर फॉरेन एंटीजेंस अटैक कर रही हैं तो उनको रिकग्नाइज कर सके। सो या हमारे पास ये याद रखने का होता है कि हमारे पास एंटीजेंस भी मौजूद हुआ करती हैं, और वो प्रोटीन हमारे पास एंटीजेंस होती हैं जो कि इनको डिटेक्ट करती हैं, ठीक है। मोस्टली ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जो, जैसे मैं बोला, सेल सरफेस मार्कर्स होते हैं, ठीक है, ये हमारे पास सेल सरफेस मार्कर्स होते हैं, और यही रिकग्निशन बनाते हैं, टिश्यू की स्पेसिफिकेशन करते हैं कि हमारा अपना टिश्यू कौन सा है, दूसरा टिश्यू कौन सा होगा। तो हम इन तमाम चीजों को याद रखते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं चाहूंगा कि बेसिकली मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे इसको हाईलाइट जरूर करूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा याद रहे कि आप लोग क्या क्या पढ़े हो, तो उसके अंदर आपको क्या क्या हाईलाइट करना है। सो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे इसको ले लेते हैं और मैं आपको मेंशन करके बताता हूँ कि आपने एंजाइम्स, रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स, एंटीजेंस, ठीक है, यहाँ पे आपने सेल सरफेस मार्कर्स को देखना है, ठीक है, यहाँ पे आपने बेसिकली रेगुलेशन है, इंटरेक्शन है, ठीक है, आमतौर पे न्यूट्रिएंट वेस्ट प्रोडक्ट की एक्सक्रीशन, यूजफुल सब्सटेंस की सिक्रीशन, आयनिक मूवमेंट जिसकी वजह से नर्वस और मसल एक्टिविटी होती है, सुटेबल पीएच और आयनिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करना, ये भी हमारे पास रोल हुआ करता है, ठीक है। ये हमारे पास जो वो चीज है जो कि आपके पास सिन बोर्ड से हटके हैं यहाँ पे भी। और इसके साथ मैं पिछले, आप इसको नोट डाउन कर लेना, इसके साथ मैं आपको चाहूंगा कि आप लोग जो है वो आप पिछले वाले पेज के ऊपर जाएं, और मैं चाहूंगा कि आप पिछले पेज के ऊपर भी जो चीजें हैं उनको हाईलाइट करते हुए आपको आगे लेकर चलें।
जस्ट वेट अ मिनट, ठीक है, बुरा नहीं मानना। अ, ठीक है, इसके अंदर हमने एक इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, पढ़ा था या हमारे पास क्या हुआ करता है, हमारे पास इसके अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट से ये है हमारे पास कि हम मेम्ब्रेन इज अबाउट 7 नैनोमीटर थिक, ये हमारे पास हुआ करता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखा करते हैं, इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। इसके अलावा बाकी हमारे पास मेजर पार्ट वैसे ही दिखता है हमें, ठीक है। तो हम आमतौर पे या दो तीन चीजों को और हाईलाइट करेंगे इधर, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास हम बोला करते हैं एसिमेट्रिकल नेचर का बताते हैं, ये हमारे पास फ्लूइडिटी डिपेंडेंसी बताते हैं, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स का बताते हैं, इसका रूल आप लोगों को पता होना चाहिए, ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स का। जनरली मैंने क्लास में बताया था कैसे हम पता करते हैं ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल में कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा है, कौन सा मॉलिक्यूल कम है। अच्छा भाई, इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं तो हमारे पास या यहाँ पे हमारे पास हम बात क्या करते हैं, फ्लूइडिटी मौजूद है, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है, और कोलेस्ट्रॉल की वजह से हमारे पास पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी होती है। सो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपने याद रखना है किसके अंदर, स्पेसिफिकली इस टॉपिक के, ठीक है। यहाँ पे आपने प्राइमरी सेकेंडरी मिडिल अमला बता दिया मैंने आपको। आपने पैक्टन सब्सटेंसेस को याद रखना है, किस तरीके से काम करते हैं, लिग्नेंट डिपॉजिशंस कैसे होती है, सेकेंडरी वॉल कैसे होता है, ठीक है। आमतौर पे हम बात क्या करते हैं मिडिल अमला का हमारे पास रोल क्या है, ये सारी चीजें आपने पढ़नी है। माइक्रोफिब्रिल्स क्या होते हैं ये आप लोगों को पिछले पिछले पेज के ऊपर मैंने बताया था। अब मैं डायरेक्ट जाऊंगा अगले पेज के ऊपर और उनके ऊपर साथ साथ हाईलाइट करता रहूंगा, ताकि आप लोग भी अपने पास हाईलाइट करना चाहें तो हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स की। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स के अंदर अगर हम देखें तो बेटा हमारे पास काफी सारी चीजें होती है। ठीक है, एक काम काम जरूर करते हैं हम, बेसिकली हम कोशिश करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर हम देखें तो हम देख लें, हमारे पास बेसिकली यहाँ पे पंजाब बोर्ड की बुक से भी देख लें, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देख सकते हैं तो उससे आइडिया ये होगा, हमें ये समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीजें हमारे पास बिल्कुल अलग हैं जो इसको दी हुई हैं, हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर दी हुई हैं। मैं आपको चाहता हूँ कि आप लोगों को बेसिकली यहाँ पे मैं एक बोर्ड के ऊपर कुछ चीजें लिख के बताऊं आपको। देखो, एक यहाँ पे पंजाब बोर्ड के अंदर जब भी हम बात करते हैं, पंजाब बोर्ड की बुक के अंदर आमतौर पे एक बात की गई है यूनिट मेम्ब्रेन की। ठीक है, अब हम बात करते हैं जब भी यूनिट मेम्ब्रेन की, तो हमारे पास यूनिट मेम्ब्रेन के अंदर हम क्या देख रहे होते हैं। देखो, यूनिट मेम्ब्रेन के अंदर हम सबसे बेसिक पार्ट देख रहे होते हैं कि ये यूनिट स्ट्रक्चर होता है। जो हमारे पास आमतौर पर बात क्या करते हैं, सिंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना। आमतौर पे अगर हम बात करें पूरी की पूरी एक पूरी सिंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं यूनिट मेम्ब्रेन का। ये हमें बेसिकली क्या दिखती है, हमें कहाँ पे मिला करती है, हमें प्रोकैरियोट्स में भी मिला करती है, हमें यूकैरियोट्स के अंदर भी मिला करती है। और यूजुअली हम काम करते हैं कि हमारे पास क्या होगा, ये बेसिक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। और ये आपको सेलुलर ऑर्गेनल में भी मिलेगी। तो आपको यूकैरियोट हो, प्रोकैरियोट हो या सेलुलर ऑर्गेनल्स हो, सबके अंदर बहुत प्रॉपर्टी हमारे पास क्या हुआ करती है, ये यूनिट मेम्ब्रेन मिलती है। यूकैरियोट्स हो, प्रोकैरियोट्स हो एंड सेलुलर ऑर्गेनल्स हो, सबके अंदर हमें प्रॉपर्ली ये मिला करती है। ठीक है, अच्छा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता है यहाँ पे हमारे पास, हम बात क्या करते हैं कि ये तो हमारे पास एक पॉइंट है जो कि यूनिट मेम्ब्रेन का हमारे पास यहाँ पे मेंशन है, इसलिए मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। बाकी फ्लूइड एंड मोजाइक मॉडल के अंदर तकरीबन वही चीजें हैं जो हमने बेसिकली सेल मेम्ब्रेन के अंदर देखी है। और हमें ये पता होता है कि आमतौर पर कि किस तरीके से हमारे पास रिएक्शन हो रहे हैं। आप एंडोसाइटोसिस, फाइगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस हम पढ़ चुके हैं डिटेल के अंदर, तो मुझे आप लोगों को वो बताने की जरूरत नहीं है। ऑन द अदर हैंड सेल वॉल भी हमारे पास बहुत ही बिल्कुल स्पेसिफाई की हुई है उन्होंने, और आमतौर पे बताया हुआ है कि हमारे पास क्या होता है, ये सारे लेयर्स मौजूद होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्स होते हैं, वैक्सेस होते हैं, क्योटिन होते हैं, लिग्नेंस होते हैं। सो ये वो सारी चीजें मौजूद है जो कि हमारे पास हम बात क्या करते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगा, पेप्टाइडोग्लाइकन्स जो कि प्रोकैरियोटिक सेल वॉल के अंदर होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा ये, मुझे उम्मीद है।
सबने। पेप्टाइडोग्लाइकन जो होते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? दीज आर नोन एज म्यूरेन्स। और ये किसके अंदर हुआ करते हैं? ये हमारे पास मौजूद हुआ करते हैं, हम बात करते हैं सेल वॉल के अंदर, ठीक है। सो किसकी? प्रोकैरियोटिक, ये याद रखना। सो प्रोकैरियोटिक सेल वॉल के अंदर यस हमारे पास क्या होंगे? ये पेप्टाइडोग्लाइकन्स होंगे। और यूजुअली हम इनको क्या टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं? इनके लिए टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं म्यूरिन की। तो ये म्यूरिन्स होते हैं हमारे पास, और बहुत एक दो नहीं, कई सारे हमारे पास यहाँ पे म्यूरिन्स मौजूद होते हैं। और ये म्यूरिन जो एंगेज होते हैं, बेसिकली हम बोला करते हैं यस ये म्यूरिन हमारे पास क्या करते हैं? एंगेज हो जाते हैं। और एंगेज होने के बाद हम यूजुअली काउंट कर रहे होते हैं कि हमारे पास बेसिक डेवलपमेंट करते हैं, अगर हम बात करें किसके अंदर? प्रोकैरियोट्स के अंदर, ठीक है। बाकी आप लोगों को काइटिन का पता ही है, ठीक है। बाकी सारी चीजों मॉलिक्यूल्स का आपको डिटेल में बता दिया गया है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम साइटोप्लाज्म को देखते हैं, और हम देख के क्या करते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे पास क्या कंपोनेंट है। साइटोप्लाज्म के साथ फिर इंशाल्लाह फिर अभी हम जो है हमारे पास तमाम ऑर्गेनल्स को देख लेते हैं। और ऑर्गेनल्स को खत्म करने के बाद बेसिकली हमारे पास साइटोस्केलेटन देखेंगे, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये वाइंड अप हो जाएगा हमारे पास टॉपिक, ठीक है। आ जाइए वापस हम चलेंगे अपने बोर्ड की तरफ, हम अपनी बुक की तरफ, सॉरी। और बुक के अंदर अगर हम देखें तो साइटोप्लाज्म बेसिकली, अगर मैं बोलूं कि साइटोप्लाज्म, आपको बहुत सारी चीजें इसके बारे में पता है, ठीक है। मेजरली चार चीजें होती हैं साइटोप्लाज्म में। साइटोसोल होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है, नंबर थ्री हमारे पास आमतौर पे इसके अंदर बहुत सारी इंक्लूजन्स होती हैं। नंबर फोर हमारे पास क्या हुआ करता है? साइटोस्केलेटन होता है। तो चार मेजर चीजें, और ये साइटोप्लाज्म में होता है। और प्रोटोप्लाज्म में हमारे पास साइटोप्लाज्म और हम बात करते हैं, ये दो चीजें हमारे पास मौजूद है। 90% बेसिकली इसके अंदर क्या मौजूद हुआ करता है? वाटर मौजूद होता है। अगर हम देखें, स्पेसिफाई कर रहा हूँ अगेन, जैसे मैंने कहा था आप लोगों को, बेसिकली हमारे पास क्या होता है? 90% अप्रॉक्सीमेटली इसके अंदर हमें क्या मिला करता है? वाटर मिला करता है। अच्छा, दो चीजें हैं, एक है साइटोसोल और एक है साइटोजल। इसको देख लो, इसकी डिफ्रेंसिएशन देख लो। यूजुअली अगर हम आमतौर पर बात करते हैं, यूजुअली साइटोसोल कहाँ पे हुआ करता है? दैट्स अ इनर पोर्शन, ठीक है, जो कि लेस विस्कस होता है, ज्यादा वाटरी होता है, ये न्यूक्लियस के करीब होता है। सो न्यूक्लियस के करीब वाला जो पार्ट हुआ करता है वो बेसिकली साइटोसोल होता है। और जो प्रिफरल पार्ट होता है ना साइटोप्लाज्म का, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब होता है, आमतौर पे वो ज्यादा थिक हुआ करता है, मोर विस्कस होता है। और हम बोला करते हैं आमतौर पे वो क्या करता है? साइटोजेल कहलाता है। सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस साइटोसोल का और साइटोजेल का, ये हमारे पास बेसिक डिफरेंस होता है। और ये आमतौर पे मेंशनड है हमारे पास यहाँ पे, जो हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे आपको इसके साथ प्रॉपर्ली मेंशन किया जाए। और ये आपको पता भी होना चाहिए कि हमारे पास मौजूद है। और साइक्लोसिस भी आपको पता होना चाहिए, और मेजरली आपको पता होना चाहिए साइक्लोसिस हमारे पास क्या कर रहा है। इसके अलावा ये याद रखिएगा, मेटाबॉलिक एंड स्टोरेज रोल ऑफ साइटोप्लाज्म में प्रोटीन सिंथेसिस और ग्लाइकोलाइसिस है, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस और ग्लाइकोलाइसिस हमारे पास हो रही होती है साइटोप्लाज्म के अंदर। तो या इसका हम मेटाबॉलिक रोल जब भी याद रखते हैं तो बिल्कुल उसके अंदर दो चीजों को याद रखते हैं कि हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस और ग्लाइकोलाइसिस हमें कहाँ पे मिलेगी? इसके अंदर बहुत प्रॉपर्ली दिख रही होगी, ठीक है, साइटोप्लाज्म के रोल के अंदर। अच्छा, ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं, ठीक है बेटा, ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं इसके अंदर सेलुलर ऑर्गेनल्स की बात करते हैं। और सेलुलर ऑर्गेनल्स के अंदर हम क्या देख रहे होते हैं? सेलुलर ऑर्गेनल्स के अंदर बहुत प्रॉपर फंक्शनिंग को देख रहे होते हैं कि कौन कौन से सेलुलर ऑर्गेनल्स होते हैं, वो किस तरीके से फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसमें हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप लोग पढ़ चुके हो, इलांगेटेड क्लोज सेक होते हैं, ठीक है। आमतौर पे बेसिक अगर हम बात करें, स्केलेटन भी बनाती है, बेसिक फ्रेमवर्क भी बना रही होती है सेल का, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर हमें बहुत प्रॉपर दिखती है, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होती है, ठीक है। रफ और स्मूथ टर्मिनोलॉजी सही नहीं है, ग्रैन्युलर और एक ग्रैन्युलर स्मूथ टर्मिनोलॉजी सही है आमतौर पे। और उनकी फंक्शनिंग भी ज्यादातर देख चुके होते हैं बच्चे, यूजुअली हमारे पास ये प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करती है आमतौर पे, ठीक है। और हम बात करते हैं राइबोसोम्स होते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, सही है। ऑन द अदर हैंड अगर हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली हमारे पास डिटॉक्सिफिकेशन में काम करती है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करती है, यूजुअली हमारे पास क्या करती है? कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन करती है, फास्फोलिपिड फॉर्मेशन करती है, स्टीरॉइड प्रोडक्शन करती है। तो काफी सारे मेजर फंक्शंस है जो तुम लोगों ने पढ़े हुए होंगे, मोस्टली उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों ने पढ़े होंगे। नहीं भी पढ़े होंगे तो मैं बता देता हूँ, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ लिपिड इंक्लूडिंग फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है, यूजुअली आमतौर पे स्टीरॉइड्स,
ठीक है, स्टोर कैल्शियम आयन, ठीक है, आमतौर पर रिलीज कैल्शियम आयन ऑल्सो। आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत प्रॉपर्ली पढ़ा होगा इसको, मसल्स के अंदर रिलीज करती है कैल्शियम आयन को। और यूजुअली हमारे पास आमतौर पे क्या करती है, हम आमतौर पे बोलते हैं, हम आमतौर पे बोला करते हैं, सब्सटेंस जो है वो ट्रांसपोर्ट करवाती है कहाँ से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू, वो बेसिकली स्मूथ में आता है और फिर उसके बाद वो गोल्गी एपेरेटस में चला जाता है। सो दीज आर द बेसिक थिंग जो कि आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पता होनी चाहिए ओवरऑल। ठीक है, सिनबोर्ड के अंदर भी काफी डिटेलिंग की हुई है इसकी, सो मैं उसके ऊपर नहीं जाना चाहूंगा और आप लोगों को कोशिश करूंगा कि साइटोप्लाज्म और यहाँ पे पंजाब बोर्ड के अंदर फर्दर आप लोगों को ओके पंजाब बोर्ड के अंदर से देख के बता दूं आपको इसके अंदर, ठीक है, और कोई चीज रह गई हो तो उसको हम आपको देख के बता दें अभी, ठीक है, ताकि आप लोगों को कवर अप हो जाए। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ पंजाब बोर्ड की बुक के अंदर से बेसिकली अगर हम देखें साइटोप्लाज्म के अंदर, तो साइटोप्लाज्म के अंदर अगेन इंक्लूजन्स की बात की गई है, फिर बात की गई है हमारे पास क्या हुआ करता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, सॉलिड सब्सटेंस होते हैं इंक्लूजन्स की फॉर्म में। बाकी साइटोसोल और साइटोजेल की बात की गई है कि हमारे पास साइटोसोल कहाँ पे होता है, साइटोजेल कहाँ पे हुआ करता है, विस्कस क्यों हुआ करता है आमतौर पर पेरिफेरल पोर्शन। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस की बात की गई है कि हमारे पास ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होता है, लिविंग साइटोप्लाज्म में हमारे पास साइक्लोसिस की बात की है जो हमने पढ़ी हुई है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आपने सिस्टर्नी पढ़ी हुई है, जैसे आप सिनबोर्ड के अंदर यूजुअली पढ़ते हो। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आपको स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों के बेसिक फंक्शन बताए हुए हैं, और ये बताया गया है कि ये आमतौर पर क्या करती है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है बेटे, इसके अलावा अगर हम राइबोसोम्स को देखते हैं, यस हमारे पास, हम क्योंकि राइबोसोम साथ ही देखने चाहिए, इसके साथ ही देखने चाहिए। राइबोसोम्स की बात करें तो आमतौर पे दुनिया में ये सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में डेंसिटी ऑब्जर्व किए गए। जनरली हम बात आमतौर पे बात करते हैं, आप लोगों ने ये फिनोमेना पढ़ा हुआ होगा, ठीक है, उम्मीद करता हूँ पढ़ा हुआ होगा, कि हमारे पास आमतौर पे 70s के हिसाब से हम आमतौर पर स्मॉलर होते हैं और कैरेक्टराइज करते हैं 70s हमारे पास यूजुअली राइबोसोम्स को। ठीक है, और हम आमतौर पर बोला करते हैं हमारे पास यूजुअली हमारे पास 70s किस में हुआ करते हैं, ये मौजूद हुआ करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो होते हैं वो 70s के मिलते हैं। ऑन द अदर हैंड आप लोगों को एस पता होना चाहिए, दैट्स अ साफ्टबर्ग यूनिट। यूजुअली हम एस की टर्मिनोलॉजी के लिए हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगा आप लोगों के पास साफ्टबर्ग यूनिट। ये एक्चुअली हमारे पास, ये हमारे पास अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन यूनिट है। ये बेसिकली जब सेंट्रिफिकेशन की जाती है तो उसके ऊपर बेसिकली इतने स्पेसिफिक 60s के ऊपर हमारे पास सब यूनिट अलग होता है, लार्जर सब यूनिट। ठीक है, और 40s के ऊपर हमारे पास क्या होता है, स्मॉलर सब यूनिट अलग होता है। और आमतौर पे पूरा का पूरा राइबोसोम हमारे पास 80 सब यूनिट के ऊपर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। हम बात क्या करते हैं, हमारे पास क्या होगा, हम बात क्या करते हैं हमारे पास आमतौर पे ये हमारे पास बेसिकली अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन यूनिट है, सैल्टबर्ग यूनिट है। ये यूकैरियोट्स के अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर इसको बेसिकली 70 के हिसाब से काउंट करते हैं। 50 और 40 70 होता है हमारे पास वहां पे प्रो यू प्रो प्रोकैरियोट्स के अंदर। और यूकैरियोट्स के अंदर हमारे पास आमतौर पे हम बात करते हैं 60 होता है और 40s होता है, और ये मिलकर हमारे पास क्या बना देता है, हम आमतौर पर बोला करते हैं जो टू सब यूनिट्स होते हैं उनके अटैचमेंट की वजह से 80 सैल्टबर्ग यूनिट्स का बन जाता है हमारे पास। ठीक है, आमतौर पे हम बात क्या करते हैं, यूजुअली हमारे पास हम बोला करते हैं इक्वल अमाउंट ऑफ आरएनए से बने हुए होते हैं, प्रोटीन से बने हुए होते हैं, और राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन होता है किसके अंदर, हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर यस हमें क्या मिला करता है, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन मिला करते हैं। ठीक है, और आमतौर पर ये कहाँ पे बना करते हैं सबको पता होना चाहिए, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियोलस नहीं होते, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर हमें यूजुअली कहाँ पे मिला करते हैं, जो यूकैरियोटिक सेल्स है उनके अंदर न्यूक्लियोलस के अंदर हमें बेसिकली ये मिला करते हैं प्रोड्यूस होते हुए। ठीक है, आमतौर पे क्या हुआ करता है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर हमारे पास क्या हुआ करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी अटैच होते हैं और फ्री फॉर्म में भी होते हैं। ये सारी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं मेरे ख्याल से, मैं आपको फालतू में टाइम आपका जाया करूंगा, और उससे बेहतर है कि आप लोगों को ये पता होगा मोस्ट। इसके अलावा अगेन हमारे पास हम बात क्या करते हैं, देखो पॉलीसोम्स और पॉलीराइबोसोम्स पता होने चाहिए हमारे बच्चों को। पॉलीसोम्स और पॉलीराइबोसोम्स, अच्छा एक चीज और बताना चाहूंगा,
आप लोगों को यहाँ पे जो कि आपके पास पंजाब बोर्ड और फेडरल बोर्ड दोनों में लिखा हुआ है कि यूजुअली हमारे पास जो 80 सब यूनिट्स अटैच होते हैं, मतलब 40 और 60 और 40 सब यूनिट्स अटैच होते हैं, साइडबर्ग यूनिट्स अटैच होते हैं, ये आमतौर पे किसकी वजह से होते हैं? मैग्नीशियम आयंस की वजह से होते हैं, ठीक है। और बीच में हमारे पास सॉल्ट बॉन्ड्स होते हैं, उनकी वजह से हमारे पास अटैच होते हैं आमतौर पे। सो ये हमारे पास मैग्नीशियम आयन और सॉल्ट बॉन्ड की वजह से जनरली हमें अटैच मिलते हैं। अच्छा, दूसरी बात हमारे पास क्या हुआ करता है, स्मॉलर सब यूनिट जो होता है वो हमारे पास आमतौर पर प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है, मींस के वो बेसिकली आरएनए के साथ अटैच होता है, मैसेंजर आरएनए के साथ। और क्योंकि हमारे पास मैसेंजर आरएनए के साथ बेसिकली सेवरल राइबोसोम्स अटैच होते हैं और फिर वो जाके प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, तो उसका हम नाम दिया करते हैं पॉली राइबोसोम्स या पॉलीसोम्स, ठीक है। सो ये आपने याद रखना है इसके। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें बेटा, हमारे पास कैमिलो गोल्जा ने गोल्जी गोल्जी कॉम्प्लेक्स डिस्कवर किया था, इटालियन बायोलॉजिस्ट थे, ठीक है, पता होना चाहिए ये सारी चीजें। और हमारे पास हम मेंशन करते हैं कि हमारे पास आमतौर पे सिस्टर्नी गोल्जी वेसिकल्स, ये आप लोगों को पता होगा, स्टैक्ड होती हैं आमतौर पे। और ये आप लोगों ने बेसिकली सिंध बोर्ड की बुक के अंदर भी पढ़ा होगा, तो उसके अंदर जब पढ़ा होगा तो मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। सिस फेस होता है, एक ट्रांस फेस होता है, फार्मिंग फेस जो होता है वो सिस फेस होता है, और आमतौर पे वो हमारे पास कैसा होता है? कॉन्वेक्स होता है। ऑन द अदर हैंड हमारे पास जब भी हम ट्रांस फेस की बात करते हैं वो हमारे पास क्या हुआ करता है? बेसिकली कॉनकेव होता है, विच इज ऑल्सो नोन एज मेच्योरिंग फेस। हमारी सिंध बोर्ड की बुक के अंदर ये टर्मिनोलॉजी इस तरह से गिवन नहीं है, और हम यूजुअली बात करते हैं हमारे पास क्या हुआ करता है? फॉर्मिंग फेज विच इज और मेच्योरिंग फेज। सही है, फॉर्मिंग फेज इज अ सिस फेज, हमारे पास सिस फेज और ट्रांस फेज की टर्मिनोलॉजी यूज हुई है, वहाँ मेच्योरिंग फेज और फॉर्मिंग फेज की टर्मिनोलॉजी यूज हुई है, ठीक है। सो ये हमारे पास कॉन्वेक्स होता है, और जो कॉनकेव एंड होता है वो दैट्स हमारे पास मेच्योरिंग फेज। अच्छा भाई, उसके अलावा आमतौर पर क्या करता है? ये बेसिकली प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेसिंग करने के बाद ये हमारे पास कुछ खास चीजें बेसिकली प्रोड्यूस करता है। आमतौर पे जितनी भी सेलुलर सिक्रेशन होती हैं, एज यू नो, चाहे गोल्जी अपरेटस या गोल्जी अपरेटस तक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, क्रेफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कहीं से पहुंचे, उनकी मॉडिफिकेशन करना, उनकी बेसिकली अलाइनमेंट करना, और उनको बेसिकली हमारे पास प्रॉपर्ली फॉर्म करना। एक चीज जो आपकी बुक में नहीं लिखी हुई, और मैं हमेशा बच्चों को अपने सबको पढ़ाता हूँ तो इसलिए तुम लोगों को पता होगा ये बात, कि आम तौर पे क्या हुआ करता है हमारे पास, हम बोला करते हैं जितने भी ऑर्गेनल्स है ना हमारे पास, पेरोक्सिसोम्स, क्लाइऑक्सिसोम्स, लाइसोसोम्स, दे ऑल आर द एक्सटेंशन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी एपरेटस। एक्चुअली ये गोल्जी एपरेटस की एक्सटेंशन है। सो अगर हम गोल्जी एपरेटस को पढ़ रहे हैं तो हमें लाइसोसोम्स को भी पढ़ना चाहिए, हमें साथ साथ हमें पेरोक्सिसोम्स को भी पढ़ना चाहिए, हमें ग्लाइऑक्सिसोम्स को भी। यानी ये यहाँ से बनते हैं और सबके फंक्शंस अलग अलग, ठीक है। तो हम देखेंगे कि हमारे पास सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट कर रहा होगा प्लांट के अंदर, लाइपोप्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा होगा, वेसिकल्स फॉर्म कर रहा होगा डिफरेंट किस्म के। और गोल्जी वेसिकल्स आमतौर पर क्या हुआ कहते हैं हमारे पास इक्वेटर पे अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। आमतौर पे यूजुअली हमारे पास हम बोला करते हैं एट साइटोकाइनेसिस, हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस है, याद रखिएगा इनको। साइटोकाइनेसिस के अंदर आमतौर पे क्या होता है? गोल्जी ऑपरेटर्स, जब हमारे पास सेल डिवीजन होती है तो गोल्जी ऑपरेटर्स क्या अटैच हो जाते हैं? गोल्जी ऑपरेटर्स अटैच हो जाते हैं बेसिकली सेल मेम्ब्रेन की साइड के ऊपर। और हम बोला करते हैं वो हमारे पास जब गोल्जी वेसिकल्स अरेंज हो जाते हैं इक्वेटर के ऊपर, तो हम इक्वेटर के ऊपर हम बोला करते हैं वो फ्यूज, आमतौर पर एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं, और वो हमारे पास क्या बनाते हैं? फैग्मोप्लास्ट। और फैग्मोप्लास्ट से बेसिकली प्लांट के अंदर क्या हुआ करती है? न्यू सेल वॉल बनना शुरू होती है। और जो साइटोकाइनेसिस आप लोगों ने पढ़ा होगा सेल वॉल का, जिसमें सेल प्लेट फॉर्मेशन की बात की होगी आपने, आप लोगों ने देखा होगा प्लांट के अंदर सेल प्लेट फॉर्मेशन होती है साइटोकाइनेसिस में, वो होती है ड्यू टू द फैग्मोप्लास्ट। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक लाइन है जो कि आपको पता होनी चाहिए, फैग्मोप्लास्ट की वजह से सेल वॉल फॉर्मेशन होती है, ठीक है बेटे। और हम इसको देखा करते हैं, हम हमेशा इसको याद रखा करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास ओवरऑल। अगर हम पार्टिसिपेशन करें इसकी तो देखें तो हमारे पास काफी लाइसोसोम्स, आपने लाइसोसोम्स सुने होंगे, क्या होते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कैरी कर रहे होते हैं सर, सेल की इंटरनल डेथ करा देते हैं, ठीक है, फाइगोसाइटोसिस करा सकते हैं, ऑटोफैगी इंड्यूस करा सकते हैं, जो हमारे पास जो तमाम ऐसा सब्सटेंस होता है जिसकी डाइजेशन कराने की जरूरत है तो या उसकी डाइजेशन कराते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्या चीजें हुआ करती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास कुछ चीजें हुआ करती हैं, मैं चाहता हूँ कि आप लोग उनको भी देखें और उन चीजों को ऑर्गेनाइज करें अपने पास, तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। हमारे पास क्या हुआ करते हैं? प्राइमरी लाइसोसोम्स होते हैं, जो कि यूजुअली हमारे पास नए नए लाइसोसोम्स होते हैं, जो न्यूली फॉर्म लाइसोसोम्स होते हैं वो हमारे पास प्राइमरी लाइसोसोम्स होते हैं। और हम आम तौर पे बात क्या करते हैं, हमारे पास क्या हुआ करता है? यूजुअली हम आमतौर पे बात करते हैं कि हमारे पास क्या होता है, ये इंजाइम,
ओवरऑल अगर हम बात करें इसके अंदर, तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास क्या हुआ करता है, फंजाई के अंदर यूजुअली आमतौर पे वो हमारे पास एंजाइमेटिक फंजाई हो गए, एनिमल्स हो गए, यहाँ पे हमें मिला करते हैं। लाइसोसोम्स यूजुअली हमारे पास कितने होते हैं, 40 डिफरेंट टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम्स कैरी करते हैं, मजेदार बात ये। और ज्यादातर कंटेंट जो लाइसोसोम का होता है वो होता है एसिडिक नेचर का, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है कि ज्यादातर जो होता है वो हमारे पास कैसा होता है, एसिडिक नेचर का कंटेंट होता है लाइसोसोम्स का। अच्छा भाई, इसके साथ साथ हम चाहेंगे कि आपको आगे लेके चलें इसके अंदर, और हम फर्दर टॉपिक की तरफ जाएं और आगे देखें। एंडोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, ऑटोफैगोसाइटोसिस, ये सारे वो फिनोमेना हैं जो कि लाइसोसोम कराता है, ठीक है। और हमारे पास सारे इंड्यूसिव फिनोमेना है, जिसके अंदर बेसिकली तो एंडोसोम्स के तौर पे यूज भी होते हैं, फैगोसोम्स के तौर पे यूज भी होते हैं, और ऑटोफैगोसोम्स के और रिस्पेक्टिवली हम कहते हैं। ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और हमारे पास यूजुअली हम बात करते हैं, हमारे पास सेकेंडरी लाइसो, ये प्राइमरी लाइसोसोम्स, ठीक है। एंडोसोम्स आमतौर पे क्या हुआ करते हैं, दे फ्यूज विद द लाइसोसोम्स, ठीक है, एंड फॉर्म द सेकेंडरी लाइसोसोम। अगर एंडोसोम्स होते हैं, वो एंडोसाइटोसिस हुआ है किसी चीज का, उसके अंदर भी डाइजेस्टिव एंजाइम है, तो वो सेकेंडरी लाइसोसोम्स के साथ और कंबाइन हो जाते हैं, और क्या बना देते हैं हमारे पास, वो बेसिकली हम बोला करते हैं हमारे पास पूरा का पूरा एक मेजर लाइसोसोम बना देते हैं, जो कि कंप्लीट डाइजेशन कराता है, कंप्लीट इंटरसेलुलर डाइजेशन हमें देखेंगे, ठीक है। सो ये हमें देखें, अगर हम तो हमारे पास बेसिकली इंट्रासेलुलर डाइजेशन में भी पार्टिसिपेट करते हुए देखेंगे। इसके अलावा फूड वैक्यूल्स, ठीक है। इंजेस्टेड फूड जो होता है वो आमतौर पर वेसिकल्स में स्टोर होता है, फूड वैक्यूल्स। इन फूड वैक्यूल्स के साथ भी आमतौर पे क्या होगा, अगर लाइसोसोम बाइंड होगा तो वो सेकेंडरी लाइसोसोम होगा। और यूजुअली हमारे पास एक और चीज होती है विच इज कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। आमतौर पे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो होते हैं वो एक्सोसाइटोसिस कराते हैं, तो वो एक्सोसाइटोसिस एलिमिनेशन जो होती है वो भी बेसिकली हमारे पास क्या हुआ करती है, हम बोला करते हैं बेसिकली वैक्यूल की फ्यूजन होती हैं, जिसकी वजह से अनडाइजेस्टेड वेट जो होता है उसको बेसिकली कहाँ निकाल दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस इंट्रासेलुलर डाइजेशन का हमारे पास, ठीक है। और हम बात क्या करते हैं, हमारे पास ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन का बेसिक मैकेनिज्म, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अच्छा भाई, इसके अलावा ऑटोफैगी पता है तुम लोगों को, ठीक है, सुसाइडल सैक होते हैं। ऑटोफैगोसोम्स जो होते हैं वो हमारे पास सच लाइसोसोम्स जो होंगे, जो कि आमतौर पर ऑटोफैगी कराएंगे, जो कि पूरे के पूरे सेल को डाइजेस्ट करा सकते हैं, डब्ल्यूबीसीज में कॉमन होते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, ऑटोफैगोसोम्स कहलाते हैं। और हम ऑटोफैगोसोम्स को काफी इंपॉर्टेंस देते हैं और काफी इंपॉर्टेंटली इसको पढ़ते हैं आमतौर पे। और यूजुअली हमारे पास बॉडी के अंदर बहुत मौजूद हुआ करते हैं, बहुत जगह पे मौजूद होते हैं। हमारे पास यूजुअली क्या हुआ करता है, बहुत सारे मैकेनिज्म्स के अंदर आमतौर पे हम जनरली करते हैं कि हमारे पास इस तरीके से कंटिन्यूसली ये रहते हैं। इसके अलावा हमारे पास ऑटोलिसिस, ऑटोलिसिस का मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ पूरे के पूरे सेल की डेथ कराना, ठीक है। और ऑटोफैगोसोम सेल के अंदर स्पेसिफिक चीजों को डाइजेस्ट करते हैं, जबकि हम आमतौर पर बोला करते हैं अगर सुसाइडल बैग के तौर पर काम कर रहे हैं तो वो ऑटोलिसिस हो रही है। उसके अंदर पूरा का पूरा हमारे पास कंप्लीट ऑटोलिसिस का मतलब है पूरी की पूरी सेल की डाइजेशन हो जाएगी, कंप्लीट डाइजेशन। सो ये हमारे पास अगर हम देखें हमें एक बेसिक आइडिया मिलता है, और अच्छा खासा हमारे पास आइडिया पूरे के पूरे फिनोमेना के थ्रू। बाकी आपको पता होगा कि अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि फैगोसाइटोसिस, अगर हम देखते हैं एंडोसाइटोसिस है, तो बेसिकली इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर इन्वेजिनेशन हो रही है, अर्ली एंडोसोम बना है, उसके साथ एक और सेकेंडरी एंडोसोम, सेकेंडरी हमारे पास लाइसोसोम मिल, तो हमारे पास क्या बन गया है, ये बन जाता है सेकेंडरी एंडोसोम्स। और ये सेकेंडरी लाइसोसोम्स हैं, क्योंकि हमारे पास प्राइमरी लाइसोसोम्स, सेकेंडरी लाइसोसोम्स, प्राइमरी लाइसोसोम्स और कंबाइन हो गए, इसके साथ न्यू लाइसोसोम्स कंबाइन हो गए, तो अब ये सेकेंडरी लाइसोसोम बन गया, जिसकी वजह से बेसिकली ये इसको बेहतर तौर पर डाइजेस्ट कर पाएगा। साथ साथ फैगोसाइटोसिस हो रहा है, फैगोसोम्स बनते हैं, फैगोसोम्स के साथ अगेन हमारे पास प्राइमरी लाइसोसोम्स बन जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, तो ये फैगोसोम्स को बेसिकली ये भी सेकेंडरी लाइसोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है। जबकि ऑन द अदर हैंड हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया से कोई चीज आ रही है, माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली रैप अप हो गया है, तो ऑटोफैगोसोम बन गया है हमारे पास, ठीक है, ऑटोफैगी हो चुकी है। ऑटोफैगी हो चुकी है तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया की ऑटोफैगी हो रही है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की ऑटोफैगी के लिए प्राइमरी लाइसोसोम कंबाइंड होगा तो सेकेंडरी लाइसोसोम बन जाएगा। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो आपको फैगोसाइटोसिस हो, एंडोसाइटोसिस हो, या हमारे पास क्या ऑटोफैगी फिनोमेना, इन सब के अंदर बेसिकली अटैच हमारे पास क्या हुआ करता है, प्राइमरी लाइसोसोम्स जब तक अटैच होगा हमारे पास क्या बन जाएगा, ऑटोफैगोसोम्स। यहाँ पे प्राइमरी लाइसोसोम बनाने के बाद सेकेंडरी लाइसोसोम बन जाएगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे एंडोसोम्स में। सो ये बेसिक हमारे पास अलाइनमेंट है अगर हम देखते हैं इसके अंदर। और आई थिंक मेरे ख्याल से काफी हद तक बहुत बेहतर है, अगर मैं इसको देखूं पर्सनली तो मैं इसको कंसिडर करता हूँ काफी बेहतर हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है। और ये हमें आमतौर पे लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर्स आपके पास सेन बोर्ड की बुक में है बहुत प्रॉपर। मैं कोशिश नहीं करूंगा फालतू में आपका टाइम जाया करने की,
ठीक है। मैं कोशिश करूंगा आपको पंजाब बोर्ड की बुक के अंदर देख के बता दूं कि हमारे पास गॉल्जी ऑपरेटर्स और लाइसोसोम्स के अंदर अगर कोई पॉइंट है तो वो स्पेसिफिक पॉइंट क्या है हमारे पास। ठीक है। कैमिलो गोल्जा ने डिस्कवर किया था। गॉल्जी ऑपरेटर्स सिस्टर्नी होते हैं हमारे पास। ठीक है। बाकी सारी चीजें हमारे पास गॉल्जी ऑपरेटर्स के अंदर तकरीबन हमारे पास सेम बताई हुई हैं कि किस तरीके से हमारे पास आमतौर पे इंपोर्ट होती हैं और एक्सपोर्टेशन होती हैं, जो हमारे पास किसके अंदर बताई हुई है, पंजाब बोर्ड के अंदर या फेडरल बोर्ड के अंदर। ठीक है। वो तकरीबन सारी चीजें सेम है, या लाइसोसोम के बारे में डिटेल है, और वही डिटेल है जो कि आपको बेसिकली किसके अंदर मिलती है, आपको बेसिकली प्रॉपर यहाँ पे फेडरल बोर्ड के अंदर मिलती है। तो आपको सारी चीजें वो बिल्कुल वैसे ही मिल रही हैं, या हम बिल्कुल पैराक्सिसोम ग्लाइक्सोसोम कवर कर लेते हैं तो हमारे पास ये काफी हद तक अच्छा खासा पार्ट कवर हो जाएगा। ठीक है। और पैराक्सिसोम और डायोक्सिसोम्स को देख लेते हैं बेटा। दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज माइक्रोबॉडीज। इस बोर्ड के अंदर कहीं पे भी ऐसी लाइन नहीं है। सो दे आर कलेक्टिवली नोन एज माइक्रोबॉडीज। ये हमारे पास आमतौर पे हम क्या बोला करते हैं, माइक्रोबॉडीज। अच्छा, माइक्रोबॉडीज की बात करते हैं तो यूजुअली हमारे पास क्या हुआ करते हैं, हम बोला करते हैं ये हमारे पास जो माइक्रोबॉडीज हुआ करती हैं, तो माइक्रोबॉडीज को हम मेंशन करते हैं कि हमारे पास माइक्रोबॉडीज किस तरीके से काम करेंगी और क्या क्या हमारे पास होंगे। हम यूजुअली बोला करते हैं क्योंकि छोटे लाइसोसोम्स होते हैं, या छोटे, अगर मैं बोलूँ छोटे मेरे पास क्या है, मैं अगर आसान अल्फाज में बोलूँ, बहुत से छोटे से मेरे पास एक वेसिकल्स या वैक्यूल के फॉर्म में रिलीज कर दिए गए, तो ये हमारे पास पेरोक्सिसोम्स और ग्लाइऑक्सिसोम्स पेरोक्सिसोम्स में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, पेरोक्सीडेसेस, कैटालेसिस, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। ये आपने नहीं पढ़ा, ये सिंह बोर्ड के अंदर कहीं पे भी नहीं है। ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेसेस मौजूद होते हैं। ठीक है। ये ज्यादातर लिवर में होते हैं क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की डिकम्पोजिशन करते हैं और डिटॉक्सिफिकेशन कराते हैं अल्कोहल की। ठीक है। सो बेसिकली आपको पता होगा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल से बोर्ड की बुक में मेंशन्ड है। और हम बात करते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ पर ऑक्सीडेज एंजाइम। आमतौर पर हमारे पास क्या करता है, पेरोक्सिसोम्स की तरह से रिएक्शन करता है। इसके अलावा पेरोक्सिसोम्स क्या करते हैं, हमारे पास पेरोक्सिसोम्स बेसिकली एक और कैटालेज एंजाइम्स भी यूज करते हैं। ये आमतौर पे वाटर को और ऑक्सीजन को अलग अलग कर देता है इमीडिएटली हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर से। इसके अलावा हमारे पास पेरोक्सिसोम जो है वो फोटो रेस्पिरेशन फिनोमेना भी करवाते हैं। ये आपको फोटो रेस्पिरेशन फिनोमेना पता होगा कि यूजुअली आमतौर पे क्या होता है, ग्लाइकोलेट जो होता है वो आमतौर पे फॉरन से कन्वर्ट हो जाता है, हम बोलते हैं ग्लाइसिन के अंदर। और कौन करवाता है उनको, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। तो ग्लाइकोलेट हमारे पास ग्लाइसिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। और ये भी हमारे पास फर्दर अगर हम बात करें पेरोक्सिसोम्स में होता है। तो पेरोक्सिसोम्स में हमारे पास पेरोक्सीडेजेस हैं जो कि अगेन हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक करें। कैटलेसेस हैं जो भी अगेन वाटर के, हम बात क्या करते हैं, हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग अलग हो जाते हैं कैटलेस की वजह से हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में से, और पर ऑक्सीडेज में से वाटर अलग हो जाता है और ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स अलग हो जाते हैं। और ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज है जो कि आमतौर पर क्या कर रहा है, जो कि बेसिकली हमारे पास ग्लाइकोलेट को बेसिकली ग्लाइसिन में कन्वर्ट कर रहा है। और ये हमारे पास मेजर हुआ करते हैं, अगर मेजर पार्ट अगर हम कवर करें तो यस बिल्कुल हमारे पास मेजर पार्ट। इसके अलावा अगर हम बात करें बेटे, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यस हमारे पास हम बात करते हैं ग्लाइऑक्सिसोम्स की। ग्लाइऑक्सिसोम्स आमतौर पे सीडलिंग स्टेज में होते हैं और आमतौर पे ऑयल सीड प्लांट के अंदर यूजुअली ज्यादा अमाउंट में होते हैं। लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, फैटी मेटाबॉलिज्म, ये आपने पढ़ा होगा। इंपॉर्टेंटली हमारे पास कौन सा पाथवे होता है, ग्लाइकोक्सिलेट पाथवे होता है। ठीक है, यूजुअली आमतौर पे इसीलिए हम इसको ग्लाइऑक्सिसोम्स बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर ग्लाइऑक्सिलेट पाथवे हुआ करता है जो कि आमतौर पे ये मेजर फंक्शन परफॉर्म करवाता है। ठीक है। यूजुअली आपके पास अगर हम बात करते हैं, अगर मैं पंजाब बोर्ड की बुक से देखना चाहूँ तो पंजाब बोर्ड की बुक ने बेसिकली बताया हुआ है हमारे पास यहाँ पे स्टैटिस्टिक और लाइन तो लाजमी है, एज यू नो। ठीक है, एक लाइन को हम हमेशा पढ़ते हैं। हम बोला करते हैं, पंजाब बोर्ड की बुक ने हमें यहाँ पे मेंशन करके बताया हुआ है कि हमारे पास पंजाब बोर्ड की बुक ने बेसिकली दो साइंटिस्ट थे, बेसिकली हम आमतौर पे बोलते हैं डीडीओ और उसके को वर्कर्स। उन्होंने 1965 में पहली दफा लिवर सेल्स के अंदर पेरोक्सिसोम्स को देखा था। ठीक है, तो उन्होंने लिवर सेल्स के अंदर एक्चुअली सबसे पहली दफा किसको देखा, उन्होंने देखा एक्चुअली पेरोक्सिसोम्स को पहली दफा।
और यूजुअली फिर उन्होंने बताया कि हमारे पास कौन कौन से मौजूद होते हैं, किस तरीके से मौजूद होते हैं। यूजुअली हम आमतौर पे बोला करते हैं ये जो पेरोक्सिसोम्स होते हैं आमतौर पे ये हमारे पास कितने हुआ करते हैं, यूजुअली हम बोला करते हैं हमारे पास 0.5 माइक्रोमीटर के होते हैं। ये आपने याद, ऑन द अदर हैंड अगर आप ग्लाइऑक्सिसोम्स की बात करोगे तो ग्लाइऑक्सिसोम्स के बारे में वही चीजें लिखी हुई हैं जो यहाँ पे मेंशन है। तो हम बोला करते हैं बेसिकली हमारे पास क्या कर रहे हैं, हमारे पास बिल्कुल उसी तरीके से सीड जर्मिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ये लिखा हुआ है ग्लाइऑक्सिसोम्स के बारे में। बाकी तमाम चीजें तकरीबन अगर हम देखें तो हमारे पास बिल्कुल सेम है जैसे हमारे पास यहाँ पे मेंशन है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं, चलिए आइए वापस से हम अपनी बुक की तरफ आएंगे और हम देखेंगे बुक में हमारे पास क्या क्या चीजें थी। फर्दर अगर हम देखें नीचे की तरफ जाएं तो हमारे पास वैक्यूल्स होंगे। वैक्यूल्स के बारे में तुम लोगों को पता है, फूड वैक्यूल्स अलग होते हैं भाई, वैक्यूल्स एनिमल्स में अलग होते हैं, ठीक है, वो क्या गोल्जी कॉम्प्लेक्स से निकलते हैं, वो फूड वैक्यूल्स हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हो सकते हैं। हम पढ़ चुके हैं, बहुत डिटेल में इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। सेंट्रल वैक्यूल होगा, सेल सैप होगा, टोनोप्लास्ट होगा। सैप एक्चुअली हमारे पास बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता। सैप इज एक्चुअली दिस इज एरेटेड सोल्यूशन ऑफ प्लांट। मेरे स्टूडेंट होंगे वो ये बात जानते होंगे, उन्होंने पढ़ा हुआ है, लेकिन जनरली बता रहा हूँ अब जो बच्चे नहीं पढ़े हुए उनको भी बता दिया मैंने, एरेटेड सोल्यूशन ऑफ प्लांट। ठीक है, बेफिक्र हो, आप लोग भी मेरे ही बच्चे हो। अब फॉर एग्जांपल फर्दर बात करते हैं, हमारे पास इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यस हम किसकी बात कर सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर सकते हैं। ठीक है, वैक्यूल के अंदर तो यही हमारे पास, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट बात है। बाकी आप पढ़ चुके होते हो वैक्यूल के अंदर। तो हम माइटोकॉन्ड्रिया को देख लेते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया के बाद बेसिकली हम साइटोस्केलेटन में ख्याल से होगा उसको देख लेंगे, प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोस्केलेटन को देख लेंगे तो हमें बेसिक आइडिया हो जाएगा यहाँ पे। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से होते हैं, सेवरल 100,000, मेटाबॉलिक एक्टिविटी डिपेंडेंसी, सारा कुछ पढ़ चुके होते हो, एक्सटर्नल मेम्ब्रेन, इंटरनल मेम्ब्रेन्स। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि सिंध बोर्ड की बुक में नहीं है मेंशन, दैट इज पोरेंस। इनके अंदर सीव ट्यूब्स होती हैं। सीव हम बात क्या करते हैं, हमारे पास सीव स्ट्रक्चर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिनको हम क्या नाम दिया करते हैं, आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर। या आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर हमारे पास यहाँ पे पोरेंस होंगे और ये एक्सटर्नल मेम्ब्रेन के ऊपर छोटे छोटे पोरेंस होते हैं। और ये अलाउ करते हैं बेसिकली किसको, मूवमेंट को, बहुत सारी चीजें कि आमतौर पे बहुत ज्यादा पैसेज होता है, फ्री पैसेज प्रोवाइड करते हैं, हमारे पास मॉलिक्यूल क्या कर सकें, बहुत आराम से मूव कर सकें विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया। और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मूव करते भी हैं विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया, एज यू गाइस नो, तुम लोगों को पता है। अब बायोएनर्जेटिक्स के अंदर डिटेल में पढ़ चुके होंगे कि हमारे पास किस तरीके से हमारे पास मूवमेंट होती है। ठीक है, और हमारे पास पायरोवेट कैसे जाता है और पायरोवेट की फिर ऑक्सीडेशन कैसे होती है, वो पूरी सारी चीजें आप लोग पढ़ चुके होंगे अच्छे से। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या हुआ करता है, हम बात करते हैं जो इनर सरफेस होती है क्रिस्टल की, आमतौर पर उस पर ग्रैन्युलर हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम F0 to F1 पार्टिकल कहते हैं। आमतौर पे ये पार्टिकल हमारे पास एटीपी सिंथेटेज होते हैं, या आप लोगों को पता होना चाहिए एटीपी सिंथेटेज हमारे पास हम मेंशन करते हैं कि हमारे पास क्या हुआ करते हैं, F0 to F1 पार्टिकल्स हुआ करते हैं। और ये वो पार्टिकल्स होते हैं, लाइक अगर हम बात कर रहे हैं, अगर इन पार्टिकल्स को हम स्पेसिफिकली मेंशन कर रहे हैं तो हम यहाँ पे ये याद रखेंगे कि ये वो पार्टिकल्स होंगे हमारे पास जो यूजुअली हमारे पास क्या करेंगे, F0 to F1 सिंथेटिक एक्टिविटी करेंगे हमारे पास, और आमतौर पे मतलब एटीपी सिंथेसाइज करते हैं, कैसे, प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट करके, कीमिया आसवासिस करके। ठीक है बेटे, नेक्स्ट आगे चलते हैं। इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस है, उसके अंदर हमारे पास अगर हम बात करते हैं, सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। डीएनए मॉलिक्यूल हमें कहाँ मिला करते हैं, सबको पता होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए होता है, मदर से आता है, सबको ये बातें पता होती हैं। कहाँ पे मौजूद होते हैं, विद इन द इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस होता है। ठीक है, यूजुअली हम आमतौर पर क्या बात करते हैं, ठीक है, जो हम बात क्या करते हैं, हमारे पास जो मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन के दरमियान स्पेसेस होंगी उनके दरमियान हम देखें। ठीक है, सो ये हमारे पास है, कंपार्टमेंट है। ठीक है, और आप लोगों को पता है बाकी सारी चीजें इसके अंदर। तो आरएनए भी मौजूद हुआ करता है, यस बिल्कुल, हमारे पास स्मॉल सर्कुलर डीएनए मौजूद होता है जेल लाइक, और हम बात करते हैं ऑल काइंड्स ऑफ आरएनए और राइबोसोम्स और एंजाइम्स भी मौजूद होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया अपने सेल्फ रेप्लिकेटिंग सेमी ऑटोनमस एबिलिटी होती है इसके अंदर। इस एबिलिटी को, इसकी क्या कहा करते हैं, इस एबिलिटी को आमतौर पर हम नाम दिया करते हैं बेटा सेमी ऑटोनमस।
ये एबिलिटी इसकी सेमी ऑटोनोमस के नाम। ठीक है बेटे, सो नेक्स्ट पेज पे चलेंगे हम। अब ये बताने की जरूरत तो नहीं है सेलुलर रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं एंड एवरीथिंग, ठीक है, आई थिंक मेरे ख्याल से आती होगी, ठीक है, और डिटेल में पता होगा। क्या ख्याल है क्या मैं बताऊं? आई डोंट थिंक सो। हमारे पास क्रैप साइकिल कहाँ पे होती है ये भी तुम लोगों को पता है, और किस तरीके से होती है। ये मैकेनिज्म भी मेरे ख्याल से तुम लोगों को पता है, और एटीपी जनरेट होता है ये भी पता होगा, ठीक है, आई थिंक सो। सही है। अ, मैं तुम लोगों को सजेस्ट करूंगा, ठीक है, वैसे खैर मैंने पढ़ा ही दिया तो मैं ये भी पढ़ाना चाहूंगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया आमतौर पे हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ना, ये सिमिलैरिटीज है आमतौर पे, ठीक है। हम बोलेंगे अगर मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो एवोल्यूशन की थ्योरी बनाऊंगा उस एवोल्यूशन के हमारे पास एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी होती है, आप लोगों ने पढ़ी होगी, कुछ लोगों ने उसके अंदर पढ़ा होगा। बेसिकली ये एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी का रिलेशनशिप डिटरमाइन करते हैं, और हमें पता लगता है कि एंडोसिम्बियोसिस के अंदर बेसिकली हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक हमारे पास ऑर्गेनिजम्स आए थे। हम बोला करते हैं हमारे पास क्या हुआ करता है कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह आगे चल के आप एवोल्यूशन थ्योरी को देखेंगे तो उसके अंदर मैंने पढ़ाऊंगा कि बेसिकली आपके पास क्या हुआ करता है एंडोसिम्बियोसिस फिनोमेना में पड़ता लगता है कि हमारे पास सबसे पहले एरोबिक हमारे पास बैक्टीरियाज आ जाते हैं, उनको एक अमीबॉइड सेल इनगल्फ कर लेता है। उसके अलावा हमारे पास एक और सेल हुआ करते हैं जिसको हम नाम दिया करते हैं, जिसके लिए हम स्पेसिफिकली नाम यूज किया करते हैं। हमारे पास अगर मैं इसको सही बोलूं तो हमारे पास नाम यूज किया करते हैं बेटा, हमारे पास हुआ करते हैं कुछ साइनोबैक्टीरिया होते हैं। तो ये लिंक करते हैं हमारे पास ऑर्गेनिज्म के अंदर सबसे पहले ऑर्गेनिज्म के तौर पे, सबसे पहले ऑर्गेनल के तौर पे। और हमें बेसिकली ये आइडिया देते हैं कि एवोल्यूशन थ्योरी के थ्रू हमें पता लगता है कि दुनिया के अंदर ये दो ही ऐसे ऑर्गेनल है जिनके अंदर हमारे पास डीएनए मौजूद होता है, और इनकी अपनी एबिलिटी है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग एबिलिटी है, तो ये रेप्लिकेट कर सके, ठीक है। आमतौर पे तो ये हमारे पास बेसिक बात है। और दूसरा मदर से आता है, ये बात आप लोगों को पता होगी, सिन बोर्ड के अंदर भी है कि बेसिकली मदर से आता है। क्यों आता है? बिकॉज एग सेल हमारे पास, एग सेल के सिर्फ हेड के साथ स्पर्म का सिर्फ हेड फ्यूज होता है, दैट्स इट, बस दैट्स व्हाई। अच्छा, प्लास्टिड्स है इसके अलावा। और प्लास्टिड्स की अगर हम बात करें तो प्लास्टिड्स के अंदर हम क्या देखा करते हैं, यूजुअली आमतौर पर प्लास्टिड्स हमारे पास अगर हम देखें और प्लास्टिड्स को समझने की कोशिश करें तो हम प्लास्टिड्स को क्या समझ सकते हैं? प्लास्टिड्स को यूजुअली हम समझ सकते हैं कि ये जो हमारे पास क्या है, हमारे पास इसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। और हम यूजुअली बात क्या करते हैं, हमारे पास इनके अंदर तीन तरह के प्लास्टिड्स होते हैं, आप लोगों को पता ही है। प्रोप्लास्टिड्स होता है, यंग इमेच्योर प्लास्टिड होता है, इट कैन डेवलप इनटू एनी टाइप ऑफ प्लास्टिड, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट के बारे में आपको पता है। यहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट के बारे में मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जो कि स्पेसिफिक है बेटा, देखिएगा और इनको ऑर्गेनाइज कीजिएगा अपने पास। देखें, ल्यूकोप्लास्ट के अंदर हम आमतौर पे कहा करते हैं ये पैरेन्काइमल सेल्स में होता है, ठीक है। और ये हमारे पास कहाँ पे होते हैं? रूट, स्टेम्स एंड सीड के अंदर हमें तीनों जगह पे मिला करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या हुआ करती है इसके अंदर, इनको फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं तीन पार्ट्स के अंदर, ठीक है। एक होता है अमाइलोप्लास्ट, ठीक है, जो कि आमतौर पर स्टार्च स्टोर करता है। एक होता है इलायोप्लास्ट जो कि स्टोर करता है लिपिड को। एक होता है प्रोटीनोप्लास्ट जो कि स्टोर करता है प्रोटीन्स को। So there are different kind of leucoplasts. One is known as amyloplast, and the other one is known as elioplast, and the last one is known as proteinoplast. ठीक है। और ये leucoplastid होता है। इसके अलावा proplastid can develop into chloroplast, ठीक है। It can develop into chloroplast, and one of the most important thing, chloroplast जो होता है वो green parts में होता है, सबको पता है। एंड क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट से डेवलप होता है। तो ये हमारे पास टाइप ऑफ प्लास्टिड के लिए जो बेसिक लाइन है, लीनिएज है, ये बात इंपॉर्टेंट है और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। यूजुअली मैं कंसिडर करता हूँ कि क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अच्छा रहता है कि अगर आपको यहाँ पे पता हो तो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आप लोग देख चुके होते हो। डबल मेम्ब्रेन होती है, स्मूथ मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। बहुत सारे सारे फंक्शंस तो मेजरली आप कर चुके होते हो जब आप अच्छे से पढ़ोगे। स्ट्रोमा होगा, ठीक है, थालाकॉइड मेम्ब्रेन्स होंगी, ठीक है। थालाकॉइड हमारे पास, ये हमारे पास स्ट्रोमा होता है बाहर, ये थालाकॉइड बंडल्स होते हैं। तकरीबन हमारे पास आमतौर पर स्टैक होता है 25 to 50 का, ठीक है। यूजुअली हम बोला करते हैं अगेन इसके अंदर भी हमारे पास सर्कुलर डीएनए, ऑल काइंड ऑफ आरएनए, ठीक है। सर्कुलर डीएनए, ऑल काइंड ऑफ आरएनए, राइबोसोम विद 70S, वेरियस एंजाइम्स। यूजुअली हम बात करते हैं कॉइन लाइक हमारे पास थाइलाकॉइड बंडल्स होते हैं। ग्रैनम हमारे पास आमतौर पे
तकरीबन हमारे पास ईच ग्रानम के अंदर हमारे पास हम बोला करते हैं हमारे पास क्या हुआ करते हैं 25 टू 30, हम यूजुअली बोला करते हैं 25 टू 30 हमारे पास क्या होते हैं थैलाकॉइड बंडल्स होते हैं। और हम आमतौर पे दे आर अबाउट अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बोले तो हमारे पास ग्राना हमारे पास कितने होते हैं 40 टू 60 ग्राना होते हैं। ठीक है, इन ईच क्लोरोप्लास्ट एक क्लोरोप्लास्ट में 40 टू 60 ग्राना होंगे और उसके अंदर हमारे पास कितने होंगे हमारे पास तकरीबन 25 टू 50 थैलाकॉइड्स होंगे। ठीक है, जो लार्जर थायरोकाइड्स होते हैं आपस में कनेक्टेड होते हैं लैमेली के थ्रू, ये आप पढ़ चुके होते हो, ऐसे भी आपको पढ़ाया जाता है ये। ठीक है, ओवरऑल डार्क रिएक्शन हमारे पास स्ट्रोमा में होता है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस जो होते हैं वो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट थैलाकॉइड बंडल्स में होते हैं एज यू गाइस नो, और ये हमारे पास आता होगा तुम लोग को। हम आगे चलते हैं। इसके अलावा बच्चों सेंट्रियोज मेरे हिसाब मैं देख लेता हूँ पीएमसी सिलेबस में हमारे पास है कि नहीं है, ताकि आप लोगों को पढ़ाया जाए। अगर देख लिया जाए कि अगर है तो हम पढ़ते हैं, अगर नहीं है तो हम अपना टाइम भी जाया करते हैं बेटा। नहीं, सेंट्रियोल्स नहीं है हमारे पास, तो बाकी सारे ऑर्गेनल्स हमने देख लिए हैं। न्यूक्लियस सॉरी है, मुझे लगा न्यूक्लियस है नहीं, आई एम रियली सॉरी फर्स्ट। सो या हम न्यूक्लियस को देख लेते हैं, सेंट्रियोल हमारे पास नहीं है, और मेरे ख्याल से साइटोस्केलेटन की अलाइनमेंट्स के बारे में भी नहीं बोला हुआ कहीं पे भी। मेरे ख्याल से साइटोस्केलेटन की अलाइनमेंट के बारे में नहीं बोला हुआ, क्या बोला हुआ है, या साइटोस्केलेटन भी नहीं बोला हुआ। तो हमें बेसिकली क्या करना है, इसके बाद हमें देखना है या हम बेसिकली न्यूक्लियस की बात कर रहे थे। ठीक है, सेंट्रियोल्स को छोड़ते हैं। सीलिया फ्लैजिला, ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रोक। ठीक है, साइटोस्केलेटन आपको पता होगा, फिर सीलिया फ्लैजिला भी आपको पता होंगे। हमने देखना है न्यूक्लियस, सबको पता, सबके अंदर हमारे पास क्या होता है एनिमल सेल में, सेंटर में होता है एक्सेप्ट मसल सेल फाइबर। मसल सेल फाइबर के अंदर बेसिकली आपके पास क्या हुआ करता है, विद द एक्सेप्शन ये बेसिकली आपने जब नॉर्मल टॉपिक पढ़ा होगा तो उसके अंदर भी देखा होगा, क्योंकि बनता है न्यूक्लिएटेड होते हैं, तो मसल सेल फाइबर के अंदर हमारे पास यूजुअली क्या हुआ करता है आमतौर पे सेंटर में नहीं होता, बाकी सबके अंदर यूजुअली हमारे पास क्या हुआ करता है सेंटर में होता है, एक्सेप्ट एन अदर अडल्ट प्लांट सेल, उनके अंदर क्योंकि वैक्यूल डेवलप हो चुका होता है तो दैट्स व्हाई हमारे पास प्लांट सेल को भी हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर हम आगे चलें या इसके आगे चलते हैं तो आगे हम देखा करते हैं न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें स्ट्रक्चर्स किस तरह से मौजूद है। न्यूक्लियर एनवेलप पता है, न्यूक्लियर पोर्स पता है, न्यूक्लियर पोरेंस आपके पास टर्मिनोलॉजी यूज नहीं हुई थी सेम बोर्ड की बुक में, पता होना चाहिए। न्यूक्लियर पोरेंस होता है हमारे पास आमतौर पर जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स होते हैं, जो कि न्यूक्लियर पोर्स पे होते हैं, जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स होते हैं उनको न्यूक्लियर पोरेंस बोलते हैं। ठीक है, यूजुअली हम आमतौर पे कंसिडर करते हैं ये जो हमारे पास न्यूक्लियर पोर होते हैं ना, इस पे यूजुअली आमतौर पे मेम्ब्रेन जो होती है वो इंटरकनेक्टेड होती है और साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज कर रही होती है। ठीक है, मतलब हमारे पास क्या होता है सिग्नलिंग जो होती है वो बेसिकली सेल के अंदर से सेल के बाहर तक जारी होती है, और ये पोर्स जो होते हैं ये यूजुअली रेगुलेट करते हैं हमारे पास जितने भी न्यूक्लियर पोर्स हैं यहाँ पर न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज को रेगुलेट करेंगे। और हमारे पास क्या करेंगे, हम आमतौर पर बोला करते हैं सिग्नलिंग करेंगे, मूवमेंट करवाएंगे, और सिग्नलिंग एंड मूवमेंट करवा के हमारे पास ये मेजर रोल प्ले कर रहे होते हैं एज अगर हम देखें इसके अंदर तो ओवरऑल मैकेनिज्म्स के हिसाब से देखें तो या हमारे पास एक मेजर रोल प्ले कर रहे होते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं देखना चाहूँ तो इसके अंदर मैं क्या देख सकता हूँ आमतौर पर न्यूक्लियोपोरेंस बेसिकली आप लोगों को जैसे पता है न्यूक्लियोप्लाज्म में पता है आप लोगों को, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर आपको ये पता होना चाहिए हमारे पास क्या हुआ करता है, कुछ चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए अलग से। क्या होते हैं मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स, basically it's a mixture of protein enzyme DNA RNA polymerase some free nucleotides, yeah it's a free nucleotide and some metal ion for example magnesium। ठीक है, और इट ऑल्सो कंटेन हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, यूजुअली आमतौर पर नेगेटिवली चार्ज होता है, ज्यादातर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन्स की वजह से ज्यादा होने की वजह से डीएनए आरएनए के ज्यादा होने की वजह से न्यूक्लियस ज्यादा डेंसर होता है, और न्यूक्लियोप्लाज्म आमतौर पर हमें ज्यादा डेंसर स्ट्रक्चर दिखता है एज कम्पेयर टू साइटोप्लाज्म। ये आपकी बुक में कहीं पे भी नहीं है, मैं जनरली बता रहा हूँ। ठीक है,
इसके अलावा न्यूक्लियोलाई होते हैं, न्यूक्लियोलाई या न्यूक्लियोलस की बात करें तो वो हमारे पास क्या कहते हैं, आमतौर पे वो हमारे पास सेल डिवीजन में अपेयर होते हैं स्पेसिफिकली, और आमतौर पे क्या कहते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है, राइबोसोम्स बनाते हैं, सॉरी, राइबोसोम्स बनाएंगे, देन हमारे पास क्या डेवलप हो जाएगा, प्रोटीन डेवलप हो जाएगा, ठीक है। क्रोमैटिन नेटवर्क की बात की हुई है, आप लोगों को पता होगा क्रोमैटिन नेटवर्क के अंदर क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमैटिड्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें, सेंट्रोमेयर क्या होता है। सेंट्रोमेयर बेसिकली थिन सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम पे होता है, जहां पे आपको पहली क्या मिलती है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन मिलती है। सो आपने ये याद रखना है कि सेंट्रोमेयर जो होता है वो आमतौर पे क्या हुआ करता है, थिनर सेगमेंट पे होता है और क्रोमोसोम के, और हम यूजुअली काम करते हैं वो कहाँ पे हुआ करता है, जहाँ पे आपको बेसिक प्राइमरी कंस्ट्रक्शन मिलेगी, अगर हम बात करते हैं सेंट्रोमेयर के ऊपर। सो सेंट्रोमेयर के ऊपर यहाँ पे हमें प्राइमरी कंस्ट्रक्शन मिलती है, बेसिक होती है, और ये सेपरेट कर रही होती है सेंट्रोमेयर को, ठीक है, सॉरी, क्रोमोसोम के दरमियान सेंट्रोमेयर को डेवलप कर रही होती है, ठीक है। सेंट्रोमेयर हमें पता है, सेंट्रोमेयर हमारे पास प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, यहाँ सेंट्रोमेयर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस भी होती हैं, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ चुके होंगे मेरे ख्याल से सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस। सो यूजुअली हम आमतौर पे बोला करते हैं जो सेंट्रोमेयर होते हैं उन पे कॉन्स्ट्रक्शंस जो होती हैं वो आमतौर पे मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम की वजह से होती हैं, ठीक है, क्रोमोसोमल मूवमेंट्स होती हैं, तो उसकी वजह से। तो और काइनेटोकोर आपको पता होगा, बेसिकली हमारे पास क्या हुआ कहती है, अटैचमेंट होती है, जिसकी वजह से हमारे पास कुछ क्रोमोसोम्स में एक्चुअली एक और पॉइंट होते हैं यूनियंस के, उन यूनियन पॉइंट्स को हम क्या नाम दिया करते हैं, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन और न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर्स। यहां से एक्चुअली हमारे पास इंटरफेस के अंदर न्यूक्लियोलस बनते हैं यूजुअली। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं बोलता हूं इस पूरे पार्ट को अच्छे से देखें। Some chromosome may have another point of the union along the length of chromatids, also known as secondary construction or nuclear organizer, because it produces, yeah, it gives rise to the nuclear during interphase. So that's the basic thing जो आपको basically आनी चाहिए। आई होप आपके समझ में आया होगा, ठीक है, यही चीजें आपके पास पंजाब बोर्ड की बुक के अंदर है। इसके अलावा यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक डिफरेंसेस मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। एज यू गाइज नो, इतने ज्यादा हमने डिफरेंसेस पढ़े कि यूजुअली आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक डिफरेंसेस वैसे ही आते होंगे, ठीक है। मैं फालतू में आपका टाइम जाया नहीं करूंगा, जैसे मैंने बोला था कि आपको जो चीजें आपको पढ़ाने की हैं वो ज्यादा पढ़ाएंगे, आपको जो चीज आपके लिए फालतू होगी बिल्कुल उसकी तरफ हम नहीं जाएंगे। मैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर देख चुका हूँ कि हमारे पास क्या हुआ करता है, हमारे पास एक चीज हम जनरली आप लोगों को बताएंगे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या हुआ करते हैं, जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा लाजमी, और मैं बताना इसलिए चाहूंगा ताकि आप लोगों को ये याद रहे और बेसिकली आप उसके ऊपर हम बेसिक डिफरेंसेस बिल्ड कर सकें। जरा सुनिएगा न्यूक्लियस के, पंजाब बोर्ड की बुक में न्यूक्लियस के बारे में कुछ चीजें लिखी हुई हैं और उन चीजों को हम बेसिकली कोशिश करेंगे पढ़े। कुछ स्टार्ट्स हैं अगेन एज यूजुअल। उन स्टैटिस्टिक्स में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा स्टैटिस्टिक है, उसकी अगर हम बात करते हैं तो हम बोला करते हैं, देखो आप लोगों को पता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में, और न्यूक्लियर एनवेलप भी बोलते हैं उसको, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि बेसिकली उससे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच होती है, ठीक है। न्यूक्लियर पोर्स के बारे में, पोरेंस के बारे में भी बात कर ली। हम यूजुअली हमारे पास पंजाब बोर्ड की बुक में लिखा हुआ है अनडिफरेंशिएटेड जो सेल्स होते हैं लाइक एग, ये आमतौर पे हमारे पास इसमें इनमें बेसिकली बहुत सारे न्यूमेरस न्यूक्लियोपोर्स होते हैं। और हम यूजुअली बोला करते हैं ये जो न्यूमेरस न्यूक्लियोपोर्स होते हैं अप्रोक्सीमेटली कितने होते हैं, 30,000 पर न्यूक्लियस, ये याद रखना, ठीक है। डिफरेंशिएटेड सेल के अंदर कम हो जाते हैं, अगर ये डिफरेंशिएट हो जाएगा तो यस इसके अंदर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और डिफरेंशिएटेड सेल के अंदर यूजुअली हम काउंट कर रहे होते हैं, क्या चीज काउंट कर रहे होते हैं, differentiated cell have only 3 to 4 pores per nucleus।
ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। उसके अलावा हमारे पास हमने तकरीबन सारी चीजें देखी न्यूक्लियोलस के अंदर। तो न्यूक्लियोलस के अंदर हमारे पास आम तौर पे हम बोला करते हैं कि न्यूक्लियोलस जो होता है वो यूजुअली दो दो हमारे पास न्यूक्लियोलस के अंदर रीजन्स होते हैं। तो न्यूक्लियोलस हैव टू रीजन्स। ठीक है, हमारे पास न्यूक्लियोलस के अंदर यूजुअली दो रीजन्स होते हैं। हम आम तौर पे बोला करते हैं हमारे पास पेरिफेरल एरिया होता है एक, ठीक है, और एक सेंट्रल एरिया होता है। पेरिफेरल एरिया जो होता है वो हमारे पास ये हमारे पास पेरिफेरल है, और पेरिफेरल जो रीजन होता है उसको हम बोला करते हैं ये ग्रैन्युलर रीजन होता है। उसके अलावा अगर हम बात क्या करते हैं हमारे पास क्या हुआ करता है, हम बात क्या करते हैं जो सेंट्रल होता है वो फिब्रिल एरिया होता है। ठीक है, आमतौर पर उसके अंदर क्या मौजूद होता है, डीएनए आरएनए। ये सेंट्रल पोर्शन जो होता है इसमें डीएनए आरएनए होता है, और इसको हम बोला करते हैं ये सेंट्रल रीजन है, इसको हम बोलते हैं फिब्रिल रीजन, बिकॉज इट हैव डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, और ग्रैन्युलर रीजन की हम बात करते हैं तो हम हमेशा बोला करते हैं ये जो ग्रैन्युलर एरिया होता है आमतौर पर इसमें क्या होता है, राइबोसोमल सब यूनिट्स होते हैं। ठीक है, सो बेसिकली इसके अंदर हमारे पास राइबोसोमल सब यूनिट होंगे। पता ही है तुम लोगों को राइबोसोमल सब यूनिट 60s 40s, ठीक है, सैडबर्ग यूनिट्स के साथ। बाकी क्रोमोसोम के अंदर हमारे पास प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन दी हैं। इसके अलावा कुछ क्रोमोसोम नंबर्स दिए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो खास तौर पे कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए याद करना जरूरी है। इनको यहाँ पे बेसिकली आप लोग पिक्चर ले लीजिएगा या रोक के लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं आगे चलता हूँ। पंजाब बोर्ड के अंदर फर्दर बेसिकली हमारे पास फ्रॉक के बारे में लिखा हुआ है। आमतौर पे ईस्टर्न बोर्ड वालों को पता होता है 26 होते हैं क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पता है। ठीक है, ये याद रखना बेटा। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं हमारे पास चिंपैंजी है। चिंपैंजी के अंदर यूजुअली हमारे पास कितने होते हैं, 48 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम देखते हैं फ्रूट फ्लाई के अंदर 8 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये याद रख लेना, क्योंकि पेपर में कहीं आ गया तो आप लोग परेशान ना हो, हमारे पास कोई भी बच्चा। ये हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं 8। ड्रोसोफिला के अंदर हमारे पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास होते हैं 16। ठीक है, एंड ठीक है, सॉरी, फ्रूट फ्लाई इज अ ड्रोसोफिला। अनियन में 16 होते हैं। ये मुझे भी देख के लिखने पड़ रहे हैं क्योंकि मुझे भी याद नहीं है आधे से ज्यादा। अनियन में 16 होते हैं। 48 इन पोटैटो। आज से हम जब पोटैटो और अनियन यूज करेंगे विल से कि भाई 48 क्रोमोसोम्स है, बहुत मसला हो जाएगा। अनियन में भी है, पोटैटो में भी 48 है, चिंपैंजीज में भी 48 है, बड़ी मजेदार बात है। गार्डन पी के अंदर हमारे पास क्या हुआ करते हैं, 14 होते हैं। ठीक है, बाकी ह्यूमंस के एग के अंदर आपको पता ही है, और बाकी ड्रोसोफिला के अंदर आपको पता है कि उनके गैमीट्स के अंदर 4 होता है। बाकी सारी चीजें आप लोगों को पता है मोस्ट वाली। गैमीट्स के अंदर हैप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, एज यू गाइस नो। सो ये हमारे पास यहाँ पे हम कहते हैं कि वाइंड अप होता है सेल का टॉपिक, और आई होप आपको बहुत अच्छे से एज यूजुअल समझ में आया होगा। सो अपना ख्याल रखिएगा, तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है, और नेक्स्ट वीडियो में फिर इस टॉपिक को हम नए नए टॉपिक को एक नए टॉपिक को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।